हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मीटिंग कर रहे थे। हम लोग मीटिंग में कुछ रिवीजन किया था हम लोगों ने। सेक्शन 104 हम लोगों ने कर लिया था। आइए अब हम आपको आगे के प्रोविजंस का रिवीजन करवाते हैं। सेम सिस्टम में चलेंगे हम लोग और इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखेंगे कि कैसे आगे के सेक्शंस या प्रोविजंस को हम लोग रीड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं मीटिंग। अगर मीटिंग की बात करें तो सेक्शन 104 हो गया था हम लोगों का, और सेक्शन 104 में हम लोगों ने क्या कवर किया था? चेयरमैन के बारे में देखा था। हाँ सर, चेयरमैन के मीटिंग में चेयरमैन क्या कैसे अपॉइंट होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद, चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 105। सर सेक्शन 105 किसको डील करता है? तो ये डील करता है प्रॉक्सी को। किसको डील करता है? प्रॉक्सी को डील करता है। और जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इट टॉक्स अबाउट प्रॉक्सी। सेक्शन 105 प्रॉक्सी। क्या है प्रॉक्सी? जब भी हम लोग किसी भी रिजोल्यूशन को पास करते हैं मीटिंग में, तो मीटिंग में मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है। मेंबर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, रिजोल्यूशन में वोटिंग करते हैं, उनकी वोटिंग राइट्स होती हैं और उसके हिसाब से डिसाइड होता है तो रिजोल्यूशन किस फेवर में जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते मीटिंग में, तो इसके लिए दे हैव राइट टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। ठीक है ना। तो कोई और पर्सन वो अपॉइंट कर सकते हैं अपनी जगह पे, जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। तो या तो पर्सन हो या तो डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं किसी और पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रॉक्सी बोलिए या फिर उस पर्सन को ही प्रॉक्सी बोलिए, व्हाट एवर। ठीक, आइए जरा। तो सबसे पहली बात अगर हम करें प्रॉक्सी में, सबसे पहला सबसेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक मेंबर को, कंपनी के हर एक मेंबर को जिसके पास कंपनी में वोट करने का और मीटिंग को अटेंड करने का राइट है, वो अपनी जगह एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि एवरी मेंबर हु हैज राइट टू अटेंड और एंड वोट इनटू द मीटिंग ऑफ द कंपनी मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ। ठीक है ना। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये राइट मिल गया इसको। इसी में अब प्रोवाइड किया गया कि क्या बिल्कुल प्रॉक्सी उसी मेंबर की तरह काम करेगा? जी नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। दिया गया प्रोवाइडेड प्रॉक्सी के पास मीटिंग में बोलने का और अदरवाइज वोटिंग करने का राइट नहीं है, और राइट है भी तो केवल और केवल बोलने का राइट नहीं है, एंड उसके अलावा वो मीटिंग में किसी भी हाल में पोलिंग के अलावा वोट नहीं कर सकता। मतलब बाय शो ऑफ हैंड अगर हम बात करें कि क्या प्रॉक्सी वोट कर सकता है? जी नहीं। ठीक, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि या तो एक तो बोलने का राइट नहीं है उसको, और दूसरा उसके पास पोलिंग के अलावा किसी और तरीके से वोट करने का राइट नहीं, मतलब बाय शो ऑफ हैंड वो वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक, हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। पहला, हर एक मेंबर के पास राइट है, दूसरा बाय पोल वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्रेस्क्राइब करे कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को कि आपकी कंपनी में मेंबर के पास राइट नहीं होगा प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। ऐसा पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये भी एक्सेप्शन है इसका कि सबसेक्शन 1 में जो लिखा गया है कि हर एक मेंबर को पावर होता है ना वोट करने का, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसका
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हर मेंबर के पास ये प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें, ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि आर्टिकल ऑफ कंपनी में अदरवाइज अगर नहीं लिखा गया है तो उन कंपनीज के पास राइट नहीं होगा प्रॉक्सी अपॉइंट करने का जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। मतलब कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन और द मेंबर ऑफ दैट कंपनी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ until or unless it is provided in the article of the company। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल में प्रोवाइड करके आप ऐसा कर सकते हैं ये कि अगर आप नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हैं कंपनी तो आप आर्टिकल में लिख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास राइट नहीं होगा। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये पहले सेक्शन में ही सब एक्सेप्शंस के रूप में प्रोवाइडेड फर्दर करके ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और एक पॉइंट और, एक पर्सन कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी? तो वो लिमिट है 50। इससे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये है सपोज करिए मिस्टर जेड। अब मिस्टर ए भी चाहते हैं कि हम जेड को प्रॉक्सी अपॉइंट कर लें, बी भी चाहते हैं, सी भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो मैक्सिमम 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इस बात की भी लिमिट लगाई गई है हमारे कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 105 में एक्सेप्शन के रूप में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसेक्शन 1 क्या हो गया? सबसे पहले फटाफट, हर एक मेंबर के पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है। हाँ सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके पास बोलने का राइट नहीं है और बाय शो ऑफ हैंड पोलिंग वोटिंग नहीं कर सकता, केवल पॉल के द्वारा करेगा, पोलिंग से ही वोट कर सकता है। तीसरा क्या है सर, अगर वो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है तो आर्टिकल में प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि ये भी एक्सेप्शन ही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को या क्लासेस ऑफ कंपनी को क्या कर सकती है? रोक सकती है या उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपके मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। और लास्ट, एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है प्रॉक्सी के रूप में। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 की ओर अगर आगे बढ़े तो क्या कहता है पॉइंट नंबर 2? ये कहता है कि जो मीटिंग बुलाने के लिए मेंबर्स को नोटिस भेजी जाती है ना, उस नोटिस में क्लियर कट स्पेशल एक प्रोमिनेंस के साथ ये स्टेटमेंट, रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ ये स्टेटमेंट देना होगा कि आप जिस मीटिंग में आ रहे हैं आपके पास ये राइट है मीटिंग को अटेंड करने का और अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है। और ये बात एक रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ नोटिस में मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक, मतलब नोटिस में साफ साफ ये लिख देना है आपको कि जो भी लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं उनके पास ये राइट है कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। इस बात की मेंशनिंग होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। तीसरे में क्या है? इसमें लिखा गया कि सबसेक्शन 2 में इसमें लिखी गई बात का अगर कॉन्ट्रावेंशन, मतलब ये बात अगर लिखी नहीं जाती है तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। कितने का? 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है। इस बात का डर भी है। सबसेक्शन 2 को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो 3 में फाइन लगा दिया जाएगा 5,000 रुपए तक का। हाँ सर, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। 4 की अगर बात करें हम, इसमें कहा गया क्या? अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, जो 48 आवर्स, कितने? 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम, लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड करता है। सर किस लिए?
प्रॉक्सी फॉर्म को डिपॉजिट करने के लिए, सुनिएगा, मीटिंग की टाइम से 48 घंटे 48 आवर्स का टाइम होता है प्रॉक्सी फॉर्म को डिपॉजिट करने का। ठीक, मतलब कम से कम 48 घंटे का टाइम मिलना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म को अपॉइंट करने का, डिपॉजिट करने का। तो अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड लिख देते हैं जो लॉन्गर देन दिस है, ठीक, तो उसे माना जाएगा, अगर इतने टाइम पीरियड का है तो इसे भी, अगर ये और किसी और टाइम पीरियड का है तो इसे भी 48 घंटे ही माना जाएगा। मतलब हम कुछ भी हो जाए क्या मानेंगे कि 48 आवर्स का ही टाइम है। आप आर्टिकल में कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साफ साफ ये बता दिया गया कि हम 48 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते। आप अगर आर्टिकल में अपने प्रोवाइड भी करते हैं तो उसे भी 48 घंटे ही माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये होता है कि आप अपनी मीटिंग में खुद नहीं आ सकते तो आप क्या करेंगे, आप मीटिंग में किसी और को भेजना चाहते हैं तो आपको 48 घंटे के पहले वो क्या करना है, प्रॉक्सी फॉर्म आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो अगर आप इससे ज्यादा का टाइम आर्टिकल में लिखते हैं कि इससे ज्यादा का टाइम पीरियड गैप डालना चाहते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, आपको इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 प्रिस्क्राइब करता है साफ साफ। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अगर सबसेक्शन 5 की अगर हम बात करें, ये क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई इनविटेशन दी जाती है, किस लिए सर, इनविटेशन दी जाती है किसी भी मेंबर को इस बात की कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या नंबर ऑफ पर्सन्स इनमें से ही किसी को आप प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, एक इनविटेशन दी जाती है किसको, कंपनी के मेंबर को, ये मेंबर है कंपनी का, इसे कंपनी की तरफ से एक क्या दी जाती है, एक इनविटेशन दी जाती है। और इनविटेशन में क्या प्रोवाइड किया जाता है, इनविटेशन में लिख के भेजें कि आप इन्हीं पर्सन को या इस पर्टिकुलर पर्सन को या ये नंबर ऑफ पर्सन्स की लिस्ट है जो लोग प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट है, इनमें से ही आप किसी को चुन करके और क्या करिए, बताइए, हम उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे। और ये काम कंपनी अपने खर्च पर कर रही है ऐसा, तो फिर ये गलत है। आप किसी को भी प्रेफर नहीं कर सकते हैं कि वो खुद से नहीं कर सकते, आप इनवाइट नहीं कर सकते कि आप क्या करिए, इसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स को प्रॉक्सी के रूप में अपॉइंट करिए। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो हर वो ऑफिसर जिसने ये नोइंगली जानबूझ करके ऐसा किया है उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात, अगर कोई पर्सन कोई इनविटेशन सेंड करता है किसी मेंबर को एक पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए या नंबर ऑफ पर्सन्स में से किसी अदरवाइज पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए, तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेटली ये गलत है और उस पर्सन को अगर उसने जानबूझ के किया है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन ये फाइन नहीं लगाया जाएगा अगर ये इनविटेशन या ये लिस्ट जो प्रॉक्सीज की लिस्ट है जो प्रॉक्सी बनना चाहते हैं उन लोगों की, अगर वो उस मेंबर के रिक्वायरमेंट या उसके कहने पे दी गई है, उसके खर्चे पर दी गई है, देन तब वो ये पनिशमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद से नहीं भेजा है, आपके पास लिस्ट है कि ये लोग प्रॉक्सी बनना चाहते हैं और वो मांग रहा है, तो फिर आप दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर खुद से वो दे रहे हैं तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीजें गलत मानी गई हैं। ठीक है ना? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। चलिए पॉइंट नंबर अगर 6 की बात करें, सबसेक्शन 6 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रॉक्सी फॉर्म कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। और इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी है। ठीक, कौन सा फॉर्म है सर? फॉर्म नंबर MGT11, ये फॉर्म है।
कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के फॉर्म नंबर MGT 11 में प्रॉक्सी फॉर्म को फॉर्मेट को प्रेस्क्राइब किया गया है जिसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। राइटिंग में होना चाहिए, लिखित, और क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वो उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। सर किसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तो जो अपॉइंटर है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर किसकी होगी, अपॉइंटर की सिग्नेचर होगी, ठीक। और अपॉइंटर ने अगर अपनी जगह किसी और को ऑथराइज किया है, किसी अटॉर्नी को ऑथराइज किया है, कोई अटॉर्नी रखा है, तो रिटन में अगर किसी को ऑथराइज कर रहा है तो उसकी सिग्नेचर होगी। और अगर अपॉइंटर कोई कंपनी है तो फिर उसकी सील लगेगी, कंपनी है तो क्या लगेगी, सील लगेगी। या अदरवाइज कोई अटॉर्नी या कोई पर्सन ऑथराइज्ड है तो फिर उसकी सिग्नेचर उस पर हो जानी है, ठीक है। चलिए आइए जरा पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्या कहता है ये पॉइंट, ये पॉइंट कहता है कि अगर सेक्शन 6 में जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया है, उस फॉर्म में अगर प्रॉक्सी फॉर्म है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होनी है उस पर, और बिल्कुल वो ठीक माना जाएगा। कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट आर्टिकल में इस प्रॉक्सी फॉर्म के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपको ये फॉलो करना है, और आप अगर उसको नहीं फॉलो करते हैं देन उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। अगर वो इस फॉर्म में है तो इसको पूरा कर रहा है तो, ठीक है। हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 8, सबसेक्शन 8 क्या कहता है, सबसेक्शन 8 कहता है, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, ये कहता है कि आप प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसका। और इंस्पेक्शन क्या तरीका बताया गया है कि आप इंस्पेक्शन कब कर सकते हैं, तो मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले, 24 आवर्स, ठीक। मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से स्टार्ट करेंगे, और जब तक मीटिंग की कंक्लूजन नहीं आ जाती, मीटिंग का कंक्लूजन आने तक आप प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्पेक्शन का आपको क्या दिया गया है, राइट दिया गया है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन है, इंस्पेक्शन तो आप कर सकते हैं लेकिन वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि कम से कम नॉट लेस देन 3 days नोटिस देनी होगी ऑफ द इंटेंशन टू डू सो। मतलब हम इस प्रॉक्सी फॉर्म्स जो लॉज किए गए हैं, जो फाइल किए गए हैं, उनको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, उनकी जांच करना चाहते हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन है। इसके लिए नॉट लेस देन 3 days। अब इसके लिए एक एक्ट में ये बात नहीं बताई गई कब से, तो इसलिए जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसके पहले 3 days की नोटिस देनी होगी। 3 days पहले एटलीस्ट कम से कम नोटिस दे देनी होगी। मतलब इस टाइम के पहले आपको नोटिस भेज देनी है कंपनी को कि हम चाहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म को जो लॉज हुए हैं उनको इंस्पेक्ट करना, और हमें टाइम पीरियड दिया जाए। तो कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से ये स्टार्ट होगा, और कंक्लूजन तक आपको टाइम रहेगा चेक करने का, लेकिन इसके लिए कम से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस भेज देनी है। दैट्स इट, ये है आपका प्रॉक्सी। चलिए सर, चलिए आगे बढ़े फटाफट। सर इसके बाद वाला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 106 क्या है। अगर हम बात करें सेक्शन 106, 104 चेयरमैन की बात हो गई, 105 प्रॉक्सी की बात हो गई। अब आइए जरा बात करते हैं हम लोग सेक्शन 106 की। सेक्शन 106 है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। किसकी बात करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट की बात करता है। कैसे, ये कैसी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सुनिएगा, बड़ा मजेदार प्रोविजन है ये, आपको अच्छा भी लगेगा, मजा आएगा समझ के। कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसको ओवर रूल करते हुए, कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको ओवर रूल करते हुए
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ये बात साफ साफ लिखी गई है 106 में। सर क्यों ओवर रूल कर रहे हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट के में साफ साफ प्रोवाइड किया गया है कि मेंबर्स के पास क्या होती है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनके पास वोटिंग राइट होती है और वो वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो इसलिए इनको पूरा एक्ट ही जगह जगह पे ये बात लिखी गई है कि इनके पास वोटिंग राइट है, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए पूरा एक्ट ओवर रूल करना पड़ा। और पूरे एक्ट को ओवर रूल करते हुए बताया गया कि आपके वोटिंग राइट को हम क्या कर दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, आपको वोटिंग नहीं करने देंगे। और क्यों नहीं करने देंगे? तो इसके लिए दो कारण बताए गए। अगर आपकी, वो दो कारण क्या है जरा सुनिएगा। अगर आपका कोई कॉल, कंपनी ने आपसे पैसा मांगा है, वो कॉल क्या है, अभी भी ड्यू है, मतलब आपने पैसा नहीं दिया है, तो कॉल अनपेड होने पर आपके वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। या अगर कंपनी ने आपके शेयर्स पे अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लिया है, इन बोथ केसेस यू आर नॉट अलाउड टू वोट। आप वोट नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, पूरे एक्ट को ओवर रूल कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 में ये बात कही गई और 2 में ये बता दिया गया कि इनके अलावा और किसी भी केस में, ये तो आर्टिकल में ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन इनके अलावा और किसी भी केस में आप आर्टिकल में प्रोवाइड करके कोई वोटिंग राइट को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 के केस में, इन दोनों केसेस में आप आर्टिकल में प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर मेंबर से कॉल किया है, पैसा उसने नहीं दिया, या अपने उसके शेयर पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लिया, इन दैट केस हम उसको वोट करने का राइट नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी और केस में प्रोहिबिट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट को उसके रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका अधिकार है ये। ठीक है ना? पक्का है? ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। चलिए सुनिए जरा, अगर कोई भी पर्सन जिसके पास वोट करने का राइट है, तो सर वोट करने का राइट कैसे होता है? एक से ज्यादा वोट आपको मिलने, जैसे अगर आप वोटिंग, आपको वोट जो होते हैं ना वैल्यू ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करते हैं, तो आपके पास अगर मोर देन 1 वोट है, एक से ज्यादा वोट आपके पास है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहला वोट जिस पर्पस के लिए जिस तरह से यूज किए हैं उसी तरह से आप अपने अगले वोट्स को भी यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये क्लैरिफाई कर दिया गया है सेक्शन 106 सबसेक्शन 3 में कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वोट है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रीवियस वोट्स जैसे यूज किया है वैसे ही आप आगे के वोट्स को भी यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर, तो ये रहा आपका सेक्शन 106। चलिए जी, अब आइए फटाफट, अब देखिए अगर हम सेक्शन 107 की बात करें, सेक्शन 107 की बात करें और सेक्शन 109 की बात करें, तो ये सेक्शन है आपका, ये कहता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। ठीक, और ये कहता है वोटिंग बाय पोल। ठीक है ना? तो ये दो सेक्शंस हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड क्या है? हाथ उठा करके, अगर कोई भी मीटिंग है, जनरल मीटिंग है और रिजोल्यूशन पास हो रहा है और वो बाय पोल नहीं हो रहा या बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस नहीं हो रहा, सेक्शन 108 बात करता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने के लिए। तो सिंपली अगर सेक्शन 107 क्या कहता है कि अगर 109 और 108
में अगर वोटिंग नहीं हो रही है तो वो डेफिनेटली कहां होगी, 107 में होगी बाय शो ऑफ हैंड, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। और क्या कहा गया इसमें कि अगर ऐसा हो रहा है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड है या अगर बाय पॉल होता है, तो वोटिंग में रेजोल्यूशन पास कब माना जाता है, जब चेयरमैन का डिक्लेरेशन आ जाता है कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास हो गया, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, वोटिंग मान लेते हैं, और उसे मिनट बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो इसे एक कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात कही गई है सेक्शन 107 में। 108 में प्रोवाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी में किसी भी मेंबर को उस मैनर प्रोवाइड कर सकती है कि किस मैनर में कोई मेंबर अपनी राइट ऑफ वोटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मींस कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, ये बातें की गई हैं। और सेक्शन 109 में बाय पॉलिंग की बात की गई है। और लगे हाथ सेक्शन 1010 की अगर हम बात 110 की बात कर लें, इसमें क्या बताया गया है सर, तो सेक्शन 110 कहता है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है ना। तो ये पोस्टल बैलेट की बात करता है सेक्शन 1010। कुछ एक मैटर्स होते हैं जिनका रिजोल्यूशन, जिनके लिए पोस्टल बैलेट से ही पास करना जरूरी होता है, तो सेक्शन 1010 किसकी बात करता है, पोस्टल बैलेट की बात करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने कितने सेक्शंस कर लिए, सेक्शन 110 तक। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने सेक्शन 96 से स्टार्ट किया था और हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ तक, सेक्शन 110 तक, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग रिवाइज करिए, फिर हम आगे आपसे मिलेंगे कुछ एक ऐसे ही छोटे टॉपिक्स के साथ, कुछ रिवीजन के साथ। ओके, थैंक यू।